नमस्कार। दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। सेमिकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। सम्मेलन में 4 सत्रों का आयोजन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक। जीएसटी सुधारों पर चर्चा। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को अंजाम देने वाले योद्धाओं से मिले गृह मंत्री अमित शाह। कुर्रे गुट्टालू पहाड़ी पर चलाए गए जवानों को किया सम्मानित। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब सरकार ने राज्य को आपदा प्रभावित घोषित किया। और हॉकी एशिया कप में सुपर 4 के मुकाबले आज से होंगे शुरू। भारत की कोरिया से होगी भिड़ंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया के दूसरे दिन सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों से बातचीत की और इस तकनीक का उपयोग करने वाले विभिन्न उत्पादों प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया। भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। भारत अब प्रतिभा, भरोसे और तकनीक के दम पर वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू और विदेशी निवेशकों को नीतिगत स्थिरता का भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे आधुनिक चिप बनाने की दिशा में काम कर रहा है और जल्द ही भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े बदलाव का कारण बनेगी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया के दूसरे दिन सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों से बातचीत की और विभिन्न उत्पादों प्रोजेक्ट्स का अवलोकन भी किया। इसमें 4 सत्र आयोजित किए गए हैं। आज दूसरे दिन 4 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सस्टेनेबिलिटी एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड स्टेट पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, कंपाउंड सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन क्रिएशन सत्र शामिल हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन भारत में एक मजबूत, लचीले और टिकाऊ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। बता दें आपको कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया के दूसरे दिन सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों से बातचीत की और इस तकनीक का उपयोग करने वाले विभिन्न उत्पादों और प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया। भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है और भारत अब प्रतिभा, भरोसे और तकनीक के दम पर वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। और आगे बढ़ते हैं, जहां जीएसटी काउंसिल की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है और इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
2 दिन की इस बैठक में जीएसटी काउंसिल केंद्र की अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। बैठक में रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करने के लिए जीएसटी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। वित्त मंत्री ने बैठक से पहले कल कहा था कि आगामी अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार कर प्रक्रियाओं को और सरल बनाएंगे और विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ को कम करेंगे और इससे छोटे व्यवसायों की बढ़ोतरी में मदद मिलेगी। और इससे पहले केंद्र सरकार ने प्रारंभिक समीक्षा के लिए विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के एक समूह के साथ प्रस्तावित सुधार का एक खाका साझा किया था। जीओएम ने कर दरों को कम करने के केंद्र के प्रस्ताव पर सहमति जताई। अब काउंसिल इन सिफारिशों पर विचार करेगी। प्रस्तावित सुधारों में मौजूदा 12% और 28% के कर स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% की 2 कर दरें रखना प्रमुख है और इसके अलावा कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40% की विशेष दर से कर लगाया जाएगा। कर स्लैब की कटौती और इसके चलते कीमतों में होने वाली कमी से उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद है और ये कर सुधार दिवाली से पहले अक्टूबर में लागू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान को लेकर बिहार सरकार की मंत्री रेणुका देवी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। किसी मां को अगर अपमान कीजिएगा तो उसको शायद भगवान भी माफ नहीं कर सकता है। उसमें निश्चित रूप से इनको तो सजा मिलेगा ही। और ये जो राहुल गांधी और ये जो तेजस्वी यादव हैं, उनको क्या पता है कि माँ का दर्द क्या होता है। प्रधानमंत्री जी की माँ तो अपना काम करके साधारण महिला और उस तरह से वो अपना बर्तन चौका करके अपने बच्चों को, बाल बच्चों को पढ़ाई हैं, उस मुकाम तक पहुंचाई हैं। पूरे देश आक्रोश में है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इनको सबक मिलेगा। और कल स्वतः पूरे बिहार में भी आग्रह करती हूं कि अपने पूरे बिहार वासियों से कि कल जो है 12 बजे तक हमारा जो है बिहार बंद रहेगा। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के पास एक से ज्यादा वोटर आईडी के मुद्दे पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बाद अब उनकी पत्नी पर 2 वोटर आईडी रखने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता अमित मालविया ने एक्स पर बताया कि पवन खेड़ा की पत्नी और कांग्रेस नेता कोटा नीलिमा के पास भी 2 सक्रिय मतदाता पहचान पत्र हैं। एक खैराताबाद में है और दूसरा नई दिल्ली में। उन्होंने दोनों मतदाता पहचान पत्रों का नंबर भी साझा किया है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया। राहुल गांधी पर हमला करते हुए मालविया ने कहा कि वोट चोरी में लिप्त वही लोग हैं जो आम नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए बदनाम कर रहे हैं और देश की संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। बीजेपी नेता मालविया ने कहा कि अवैध प्रवासियों और गैर भारतीयों का बचाव करने के लिए इंडी गठबंधन अपने देश के ही लोगों को खतरे में डाल रहा है और ऐसा वो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि अपने वोट बैंक की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं। अमित मालविया ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के आपराधिक कृत्य पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और इसके साथ ही बीजेपी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस नेताओं के पास एक से ज्यादा वोटर आईडी की जांच करने की मांग की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ में जिला खनिज निधि डीएमएफ ट्रस्ट के फंड में कथित हेराफेरी के मामले में 18 स्थानों पर छापा मारा। ये कार्रवाई राज्य के विभिन्न वेंडरों, ठेकेदारों और बिचौलियों के परिसरों पर की जा रही है। आरोप है कि जिला खनिज निधि फंड की बड़ी राशि का छत्तीसगढ़ बीज निगम के माध्यम से हेराफेरी और दुरुपयोग किया गया। और इसके अलावा ईडी ने दुर्ग जिले के भिलाई 3 में भी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि ईडी ने अन्ना भूमि ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शिव कुमार मोदी के घर छापा मारा है और इस कार्रवाई में 6 से अधिक ईडी अधिकारी शामिल हैं और सीआरपीएफ ने सुरक्षा का मोर्चा संभाला है। और साथ ही ईडी ने मध्य प्रदेश के मंदसौर में पूर्व जिला आबकारी अधिकारी बीएल डांगी के यशनगर स्थित निजी आवास पर छापेमारी की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत यात्रा पर हैं। आज नई दिल्ली में उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर राजघाट समिति के सचिव रजनीश कुमार ने सिंगापुर के पीएम को महात्मा गांधी पर आधारित कुछ पुस्तकें और महात्मा गांधी की एक प्रतिमा भेंट की।
जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वैटफुल भारत दौरे पर हैं। आज वो नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और इसके बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक होगी। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि उनकी यात्रा से भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में मदद करेगी, जो अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रही है। अपनी यात्रा से पहले जर्मन विदेश मंत्री ने भारत प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक मंच पर एक प्रमुख भागीदार के तौर रूप में भारत की भूमिका के बारे में बात की। एक्स पर पोस्ट में वैटफुल ने जर्मनी और भारत के बीच घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने सुरक्षा सहयोग, नवाचार, प्रौद्योगिकी और कुशल कार्यबल भर्ती जैसे क्षेत्र को द्विपक्षीय संबंधों का प्रमुख स्तंभ बताया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्रे गुट्टालू पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों से भेंट की और उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। गृह मंत्री ने जवानों को बधाई देते हुए कहा कि ये सफलता न केवल सुरक्षा के मोर्चे पर बल्कि विकास और शांति की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार माओवादियों के संपूर्ण उन्मूलन तक आक्रामक अभियान जारी रखेगी और साथ ही विकास को तेजी से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं को तेजी से पहुंचाकर स्थायी शांति की नींव रखी जाएगी। एक्स पर अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में जवानों ने न सिर्फ नक्सलियों के बेस कैंप को नष्ट किया बल्कि उनकी सप्लाई चेन को भी भारी आघात पहुंचाया। मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल विरोधी अभियानों में शहीद या घायल हुए जवानों और उनके परिजनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कटिबद्ध है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से हमारे सुरक्षा बलों का सम्मान किया और साथ ही उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाना मोदी सरकार का संकल्प है। जब तक सारे नक्सली या तो आत्मसमर्पण ना कर दें, पकड़े न जाएं या समाप्त ना हो जाए, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे सुरक्षा बलों के त्याग और समर्पण पर पूरे देश को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुरूप नियामकीय अनुपालनों को कम करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल NDCT रूल्स 2019 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इन संशोधनों की अधिसूचना 28 अगस्त 2025 को गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित की गई है और अब इस पर सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रस्ताव में मौजूदा लाइसेंस प्रणाली को अधिसूचना प्रणाली में बदला जाए, वहीं उच्च जोखिम श्रेणी की दवाओं को छोड़कर अन्य आवेदकों को लाइसेंस की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी और साथ ही प्रोसेसिंग का समय 90 दिन से घटाकर 45 दिन किया जाएगा। कुछ श्रेणियों के अध्ययन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त होगी। केवल सूचना देकर ही अध्ययन प्रारंभ किया जा सकेगा। लाइसेंस आवेदनों की संख्या में लगभग 50% की कमी होगी। अनुसंधान और दवा परीक्षण तेजी से शुरू हो सकेगा। दवा विकास और अनुमोदन प्रक्रियाओं में देरी कम होगी। सरकार का यह कदम वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप घरेलू नियमों को ढालने और भारत को फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है।
और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से उत्तर भारत का हाल बेहाल है। ये तस्वीरें हालात का हाल बयान कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या जम्मू कश्मीर, हर जगह सिर्फ जल प्रलय दिखाई दे रहा है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो जहां बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। अगले 16 से 18 घंटों में प्रदेश के 4 जिलों चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं राजधानी शिमला सहित 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बारिश की चेतावनी को देखते हुए लगभग पूरे प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान लगातार तीसरे दिन भी बंद हैं। सबसे अधिक प्रभावित चंबा, मनाली, कुल्लू में बारिश का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते बिजली, सड़क और टेलीफोन सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं। इसके अलावा भाखड़ा डैम के सभी 7 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके आसपास के इलाकों को बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। बारिश और जगह जगह भूस्खलन से स्थानीय लोगों को बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसके अलावा सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से समस्या और बढ़ गई है। गौरी और जौरी रामपुर गांव में बारिश से सड़क मार्ग को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा नौगाली के पास हाईवे पर ढहकर गिर गया। पंजाब पिछले कई दशकों से सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। राज्य सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है। 8 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। राज्य में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। प्रदेश में 23 जिलों के 1400 गांव प्रभावित हैं और अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग लापता हैं। तो वहीं करीब 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल तबाह हो चुकी है। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है और अब तक 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। पंजाब और चंडीगढ़ में आज भी स्कूल बंद हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अमृतसर के अजनाला में बने राहत कैंपों का दौरा किया। राज्यपाल ने कहा है कि जिला प्रशासन ने बहुत अच्छे प्रबंध किए हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। पिछले 2 दिन से हो रही भारी बारिश के बाद ये स्थिति पैदा हुई है और इस स्थिति का मुआयना करने के लिए आज दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने ITO बैराज का दौरा किया और इसके बाद दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो प्री मानसून तैयारियां की थी उसके बाद यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी है, लिहाजा स्थिति ठीक है और सब लोग सुरक्षित हैं। को मालूम था कि मानसून आएगा, पीछे से पानी आएगा तो यमुना में भी फ्लड की स्थिति जो पहले होती थी वो हो सकती है, वो अभी तक नहीं हुई है। और मैं कह सकता हूं कि आज जो हमारी कैपेसिटी बढ़ी है, 2008 मीटर तक जब पानी आता था तब सारे दिल्ली में पानी घुसता था, आज 2007 तक पहुंच गया, मगर अभी भी हमको लगता है कि 2-3 मीटर और भी बढ़ेगा, जो कि हमको उम्मीद नहीं है, तो भी हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और जम्मू कश्मीर के रियासी में लगातार भारी बारिश के कारण चिनाब नदी उफान पर है और इसकी वजह से सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। आज शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बाजार के ज्यादातर सूचकांकों में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। सुबह 9:17 पर सेंसेक्स 60 अंक या 0.08% की तेजी के साथ 80,221 पर और निफ्टी 29 अंक या 0.09% की तेजी के साथ 24,608 पर था। लार्ज कैप की अपेक्षा मिड कैप और स्मॉल कैप में सपाट कारोबार हो रहा है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 5 अंक की मामूली गिरावट के साथ 56,971 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 11 अंक की कमजोरी के साथ 17,580 पर था। सेक्टोरल आधार पर मेटल, एनर्जी, कमोडिटी, PSE और PSU बैंक सबसे ज्यादा बढ़ने वाले इंडेक्स थे। IT, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियलिटी और सर्विसेज इंडेक्स में गिरावट थी। सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, एटर्नल, जोमैटो, BEL, M&M, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक,
ITC, TCS, टाटा मोटर्स, SBI, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, अदानी पोर्ट्स और मारुति सुजुकी टॉप गेनर्स थे। वहीं इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, HUL और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर्स थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को कर्मा पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस पर्व को भाई बहन के बीच स्नेह और सौहार्द का प्रतीक बताया। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सभी देशवासियों को कर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के बीच स्नेह व सौहार्द का प्रतीक ये पर्व हमें प्रकृति संरक्षण का संदेश भी देता है। इस पावन अवसर पर मैं समस्त देशवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करती हूँ। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को जो सख्त संदेश दिया है उसकी चर्चा हमेशा होगी और इस साल गणेश पंडाल में भी ऑपरेशन सिंदूर की धमक दिखाई दे रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सूरत की एक पंडाल की ये तस्वीरें हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर की झलक आपको साफ दिखाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनी ये तस्वीरें, ये पंडाल लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। गणेश उत्सव आस्था और उत्सव का पर्व तो है ही, ये समाज को जोड़ने और सकारात्मकता फैलाने का अवसर भी है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त किया था और इस गणेश उत्सव में सामाजिक संदेश। ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित गणेश जी आकर्षण का केंद्र हैं, तो पर्यावरण संरक्षण और गौ सेवा का संदेश भी काफी प्रभावी है। गुजरात के वडोदरा में इस वर्ष गणेशोत्सव में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित पर्यावरण अनुकूल गणपति की मूर्ति, INS विक्रांत, पाकिस्तान के ड्रोन को नष्ट करने वाला S-400 टैंक और राफेल लड़ाकू विमान आकर्षण का केंद्र हैं। मूर्तिकार दक्षेश जांगड़ ने एक विशेष थीम वाली इस प्रतिमा में भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना को दर्शाया है, जो देश की सुरक्षा के लिए अथक परिश्रम करती हैं। इस प्रतिमा में गणेश जी को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की थीम के माध्यम से इस गणेशोत्सव ये संदेश कि भारत कभी युद्ध शुरू नहीं करता, लेकिन यदि कोई आंख दिखाता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है। कृष्ण भगवान के रूप में मैंने गणपति दिखाए हैं, वो ये दर्शा रहे हैं कि युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आखिरी विकल्प युद्ध ही है, तो वो करना ही पड़ेगा। फिर इसमें नीचे की ओर INS विक्रांत और ऊपर की ओर S-400 टैंक और सबसे ऊपर राफेल लड़ाकू विमान दर्शाए गए हैं, जो पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन हमलों को नाकाम करने का प्रतीक हैं। प्रतिमा की डिजाइन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण, गौ सेवा और आत्मनिर्भर भारत का संगम है ये गौमय गणेश प्रतिमा। ये मूर्तियां पूरी तरह से प्राकृतिक रंगों से सजी होती हैं और पानी में विसर्जित करने के बाद पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। 9 इंच से लेकर 2 फीट तक की ये मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों से सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। वडोदरा के मनोज सिंह यादव और श्रुति सिंह द्वारा साल 2017 में शुरू की गई कामधेनु सेवा संवर्धन गौशाला देशी गाय की परित्यक्त, विकलांग और दूध न देने वाली गायों की सेवा और पालन पोषण करती है। इस गौशाला में 22 देसी गायें हैं। यहाँ गिर, कांकरेज और डांगरी जैसी नस्लों को संरक्षित किया गया है। गायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने 2019 से गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी और मिट्टी से बनी प्राकृतिक मिट्टी का उपयोग करके गौमय गणेश प्रतिमाएं बनाना शुरू किया था।
मकसद इसमें यही है कि सबसे पहले तो गाय जो है वो लोगों तक पहुंच सके, हर त्यौहार से जुड़ सके, समाज गायों के बारे में जान सके। और इससे पर्यावरण को सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एकदम प्राकृतिक है, इसमें गाय का गोबर मिला हुआ है, मिट्टी मिली हुई है। तो अगर आप इसको जलाशय में भी विसर्जित करते हैं तो उससे इसको जो जलचर है उसको कोई नुकसान नहीं होता। और इसमें जो रंग इस्तेमाल किए गए हैं वो भी प्राकृतिक रंग है, जिससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता है। ये पूरे गौमय गणपति है, इसके कारण ये पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। फिर इसका विसर्जन करेंगे तो उस टाइम हम ये जो कलर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो सब का पॉल्यूशन नहीं रहेगा। सब मिट्टी में इसे एज अ फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं इसका। और दूसरा ये है कि ये हम गौमय गणपति है, जो इसका हिस्सा एक और जाएगा गौ की सेवा में। कामधेनु सेवा संवर्धन गौशाला ने 750 से अधिक गौमय गणेश जी बनाए हैं। गौ सेवा और पालन पोषण के कार्य को तो वो आगे बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में भी विशेष योगदान दे रहे हैं। इस गौशाला द्वारा गणेश प्रतिमा के साथ ही भक्तों को एक पौधा भी भेंट दिया जाता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के वडोदरा से संजय पागे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।